फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट डेज। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग टाइटल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा, इट इज़ अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेनली टोक्यो में कितना मंथली खर्चा होता है इसके बारे में। टोक्यो, ओसाका जापान का बहुत ही कॉस्टली एरिया है। तो यहाँ अगर आप लोग आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वहाँ कितना खर्चा हो सकता है, हम वहाँ जाके कितना खर्चा करेंगे, हमें अगर इतना सैलरी मिल रहा है तो हमारा कितना सेविंग्स होगा। तो आज का व्लॉग आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना करें। अच्छा, तो जो मंथली खर्चा है, मंथली बजट है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है आप लोगों के समझने में, जिससे आसानी हो। तो पहला आता है मैंडेटरी, जिस खर्चे को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्शनल। मैंडेटरी में सबसे पहले है एकोमोडेशन। जापान में बहुत तरीके के घर हैं, तो जापान के अपार्टमेंट्स रिलेटेड एक मैंने पूरा सेपरेट वीडियो अपने चैनल में डाल रखा है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं ताकि ये वीडियो आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो। तो जापान में सबसे पहले जो है वो है शेयर हाउस, जहाँ पे एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। और एज द नेम सजेस्ट, शेयर हाउस मतलब बहुत सारे लोग शेयर करेंगे तो जो रेंट है वो भी बहुत कम हो जाता है। ये स्टार्टिंग होता है 30,000 से, ऑलमोस्ट 30,000 से, और ये ऊपर ऊपर चढ़ता रहता है। इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा अकेले में रहना चाहते हैं, अपना प्राइवेट घर लेना चाहते हैं, प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं, तो 1 आवर स्टूडियो अपार्टमेंट्स, इस तरीके के जो घर हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बेटर है। इसका जो रेंट है वो 50,000 से स्टार्ट हो जाता है, 50,000 येन। और अगर हम इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, अगर आप फैमिली है, 2 जन का फैमिली है, तो 1 DK 1 LDK आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। तो उसका जो रेंट है वो 80,000 से 90,000 1 लाख से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्टेशन से बहुत दूर रहते हैं तो रेंट इतना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा कन्वीनियंट एरिया में रहेंगे जहाँ पे आप लोगों को मार्केट्स, शॉपिंग प्लाजाज आपके साथ पास हो, स्टेशन आपके घर से थोड़ा पास हो, तो आप लोगों का रेंट ऑलमोस्ट 1 लाख से स्टार्ट हो जाएगा फॉर 1 LDK। तो इसके बाद आते हैं, अगर आप लोगों का अगर एक बेबी है, आप लोग 3 जन का फैमिली है, तो आप लोगों को 2 LDK की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका रेंट 120 130 से स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद तो रेंट्स बढ़ते ही रहते हैं, 1 LDK 3 LDK 2 LDK, ये तो आप लोगों का रेंट बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया तो ये मिनिमम बेसिक कॉस्ट है, जिससे इससे कम आप लोगों को शायद ही कहीं मिले, पर टोक्यो में तो नहीं मिलने वाला है। अपार्टमेंट्स तो ले लिया, तो अब जो नेक्स्ट आता है वो है बिल्स। वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल। तो ये 3 बिल्स हैं बहुत मैंडेटरी। ठीक है, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो गैस बिल जो मिनिमम आप लोगों का ऑलमोस्ट आएगा वो आप लोगों का 2000 से 2500 येन तक हो सकता है, और इससे ऊपर ही जाएगा, आप लोगों का गैस यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। वाटर बिल भी इसी तरीके से 2500 से 3000 येन से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, खर्चा करते हैं, तो आप लोगों का पानी का रेंट भी थोड़ा बढ़ सकता है, पर ये ऑलमोस्ट 4000 तक ही रहता है लिमिटेड, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी और कितना खर्चा करेंगे, आप तो नलका खोल के छोड़ने वाले हैं नहीं। तो ये गया आप लोगों का वाटर बिल। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे जापान में ठंडी बहुत पड़ती है, हमें हीटर यूज़ करना पड़ता है, गर्मी भी है तो हमें AC भी यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे ना वो सीलिंग फ़ैन नहीं होता है, जो सीलिंग में पंखे घूमते हैं, वैसा फ़ैन तो होता नहीं है, तो ऑलमोस्ट हमें ज़्यादातर AC या फिर टेबल फ़ैन यूज़ करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, आप लोगों का 3500 येन से मिनिमम बिल आता है, और इससे ज़्यादा ही आता है। ठंडी में हीटर चलाते हैं तो आप लोग का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, AC में भी वैसा ही है। तो ऑलमोस्ट 3500 येन आप लोगों को देना पड़ेगा, और बेसिक जो आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें। वाटर बिल एक बात बता दूं, शेयर हाउस में बहुत सारे जगह में क्या होता है ना, रेंट के साथ इंक्लूडेड होता है। तो मे बी आप लोगों को उस टाइम जो शेयर हाउस का जो रेंट है वो आप लोगों का बहुत थोड़ा हाई हो जाए नॉर्मल से, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का वाटर बिल इंक्लूडेड रहेगा। एकोमोडेशन हो गया,
बिल्स हो गए। अब जो आता है घर में हम लोग बात करेंगे, हम लोग मोबाइल यूज़ करेंगे, तो इंटरनेट बिल या फिर डेटा कनेक्शन के लिए हम लोगों का बेसिक पैकेज एक लगता है। जो बेसिक आप लोग जो अपने इजीली यूज़ कर सकते हैं बिना ख़त्म किए अपना डेटा पैक, तो वो है 3000 का बेसिक पैकेज। ये आप लोग वाईफाई कनेक्शन में भी 3000 ये मिनिमम बेसिक पैकेज है जो आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे डेटा कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम घर में बात करेंगे, हम लोग कहीं पे भी बात करेंगे ना, तो नॉर्मल कॉल से डेटा चार्जेस थोड़ा कम है, तो फिर यही बेसिक पैकेज आप एक ले लीजिए। और ये बहुत ही मैंडेटरी है, आज के ज़माने में हम विदाउट इंटरनेट तो चल नहीं सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है मंथली ग्रॉसरी। इसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है आप लोगों के समझने में इजी हो इसलिए। तो ये है वन टाइम परचेज, जो हम एक बार खरीद लेते हैं, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, स्पाइसेस हो गया। और एक है जो हम रेगुलर खरीदते हैं 1-2 दिन अंतर, जैसे कि दूध, अंडा, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये हमें फ्रेश चाहिए तो हम 1-2 दिन खरीदते, 1-2 दिन बाद जाके खरीदते हैं। तो ये जो 1-2 दिन बाद जाके खरीदते हैं, इसका आप समझ लीजिए, आप जिस दिन भी जाएंगे आपके शॉप में ऑलमोस्ट 2000 से 2500 येन आप लोग का खर्चा होने वाला है, अगर आप लोग ने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब इंक्लूड किया तो। और दूध का दाम भी वैसा ही है, यहाँ पे 145 येन से आप लोगों का 1 लीटर का दूध का पैकेट मिलता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को ऑलमोस्ट एवरीडे ये पूरा खर्चा ऐसा 2000 से 2500 के लिए पड़ जाता है, जब भी हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, जो रोज़ हम लोग को जाना पड़ता है सप्ताह में। अच्छा, और जो मंथली ग्रॉसरी है, जो चावल, दाल और इंडियन स्पाइसेस, ये सब अगर आप खरीदेंगे इंडियन स्टोर से, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट जो खर्चा है वो 80,000 तक जा सकता है, और इससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये आप लोगों का एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया कि आप लोगों का मंथली ग्रॉसरी में कितना खर्चा हो सकता है। इसके बाद जो आता है वो है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट खर्चा। अब जो है हम लोग घर पे तो बैठे नहीं रहेंगे, हम यहाँ आए हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर ऑफिस में काम करने के लिए, या फिर स्कूल्स में काम करने के लिए। तो ये जो है हम लोग को आना जाना करना पड़ेगा। तो इसका जो बेसिक फेयर है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ट्रेन या फिर बस, जो पब्लिक ट्रेन बसेस हैं उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब दूसरे के कंपैरिजन ये थोड़ा कम कॉस्टली है, और आप इजीली इसका अवेल कर सकते हैं। और जापान का जो ट्रेन सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है, बहुत ही अच्छा है। आप ऑलमोस्ट हर जगह बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं। तो ये आप लोगों का मंथली 8000, 9000 से 10,000 येन के अंदर आप लोगों का आ जाएगा। ये मिनिमम जो कॉस्ट है वो आप लोगों का पड़ता है। मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है 1-2 स्टेशन बाद अगर आप लोगों का स्टेशन हुआ तो फिर मिनिमम आप लोगों को इतना पड़ेगा, पर इससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जो बाय कार या फिर बाय टैक्सी आप रेंट पे ले लीजिए और जाइए, ये मत कीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे रेंट्स थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं अगर हम बाय ट्रेन जाएंगे, बाय कार जाते हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं उस केस में आप अगर कार रेंट लेके खुद ड्राइविंग कर सकते हैं ना, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन डेली जो ट्रैवल के लिए आप लोगों को ट्रेन और बस अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी रहेगा और बजट में रहेगा। तो इसके और हाँ, जापान में और एक चीज़ है, लोग यहाँ पे साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप साइकिल भी चला सकते हैं। ये आपको फिट भी रखेगा, हेल्दी भी रखेगा, और कॉस्ट भी आप लोगों का बहुत कम हो जाएगा। तो ट्रैवल के बाद, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बाद आता है हेल्थ। जापान का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी महंगा है, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट हर किसी के पास एक इंश्योरेंस कार्ड रहता है जिसमें 70% कवर हो जाता है जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं उस पर। ठीक है, तो कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं है तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो जापान के हेल्थ रिलेटेड एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका मिस ना हो। अच्छा, तो ये गया हेल्थ के बारे में। अगर आप आपके अगर बच्चे हैं और वो अगर स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे भी एक कॉस्ट आता है स्कूल के लिए। प्राइवेट और इंटरनेशनल जो स्कूल्स हैं उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 लाख तक के करीब जा सकता है पर मंथ। तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन अगर आप लोग
जो पब्लिक स्कूल है उनमें अगर आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं तो उसका कॉस्ट सिर्फ यूनिफॉर्म और जो बुक्स हैं उनके कॉस्ट लगेंगे, बाकी कोई कॉस्ट नहीं लगता है, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा कम कॉस्टली पड़ेगा। इसके बाद ये सब गए हम लोगों का मैंडेटरी कॉस्ट। जो मैंडेटरी है मतलब महीने में हम लोग को ऑलमोस्ट लगेगा ही, ठीक है। वैसे वो स्कूल वाला जो है वो थोड़ा सेपरेट है, वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जो फैमिली पर्सन है जिनके बच्चे हैं उनके लिए है। लेकिन इसके बाद आता है जो मैंने दूसरा डिवाइड करके रखा था ऑप्शनल, उसमें मैंने रखा था एंटरटेनमेंट। अब आप लोग रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो इसमें तो आप लोग का कॉस्ट पड़ेगा ही। तो अगर आप लोग एक टाइम में रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ऑलमोस्ट आप लोग पर हेड पकड़ के रखिए 1500 से 2000 येन आप लोग का खर्चा होने वाला है। यहाँ पे आप लोग बिरयानी लेंगे, कबाब लेंगे, तो इसी में आप लोग का 2000 पर हेड पड़ेगा। तो ये आप लोग का रहेगा ऑप्शनल में। अब आप लोग रेस्टोरेंट्स कितना टाइम, वीकली कितना टाइम जाते हैं या फिर मंथली कितना टाइम जाते हैं, कितने जनों के साथ जाते हैं, इस पे आपका डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं मेड। जापान में मेड नहीं है, मिलते ही नहीं है, और जो लोग हैं उनको हम मेड नहीं कह सकते हैं, वो उनका भी वो जॉब है, एज अ जॉब ही यहाँ पे माना जाता है उनको। तो उन हाउस सर्विसिंग के लिए हम अपने उनको बुला सकते हैं, और इसका जो चार्ज है वो आर्ली बेसिस पे है। यहाँ पे जो मिनिमम है वो है 1500 येन पर आवर, प्लस उनका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है वो लोग इंक्लूड कर लेते हैं। अब आप कितना घंटा काम कराएंगे इस हिसाब से 1500 इंटू दैट अमाउंट ऑफ टाइम आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। मैं जो करती हूँ, मैं यहाँ पे वीकली एक बार बुलाती हूँ, और अपना जो जितना भी एरिया मुझे क्लीन करवाना पड़ता है एकदम चकाचक वो लोग साफ करके चले जाते हैं। और हाँ, नो डाउट वो लोग क्लीनिंग बहुत ही अच्छा करते हैं। तो आप लोग उनको महीने में एक बार या फिर एटलीस्ट महीने में एक बार तो बुला ही सकते हैं, ताकि एकदम आपका घर टिप टॉप चमचमाता रहे। हाँ, तो ये गया एंटरटेनमेंट का। इसके बाद आप लोगों का तो खर्चा करने का कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं पे भी खर्चा कर सकते हैं, कितना भी खर्चा कर सकते हैं। और एक जो है, मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूँगी, आप कपड़े जो है ना वो इंडिया से ही लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे क्लोथ्स और जूते, शूज़ बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग हर साल इंडिया जाते हैं या फिर महीने कोई अगर आप लोगों के जाना पहचाना इंडिया से आता है तो उन्हीं से कपड़े मंगवा लीजिए, ताकि आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कटिंग हो जाए। और एक टिप मैं देना चाहूँगी, अगर आप लोग इंडिया से कोई कपड़े लेके आ रहे हैं तो थोड़ा नूड शेड के ऊपर या फिर थोड़ा डार्क शेड के ऊपर लेके आइए। वाइब्रेंट ऑरेंज, ग्रीन, इस तरह के कलर्स ना मैंने यहाँ पे लोगों को थोड़ा कम पहनते हुए देखा है। इवन इंडियंस भी इतना ज़्यादा नहीं पहनते हैं। तो यहाँ के लोकल लोगों के बीच में अगर आप घुल मिल जाना चाहते हैं तो इनके तरह अगर कलर पहनेंगे तो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। वैसे तो आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, अगर आप चाहें तो आप भड़कीले कलर के कपड़े भी पहन ही सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टिप था आप लोगों के लिए। तो आप शॉप के लिए शौक अगर हुआ तो आप खरीद सकते हैं यहाँ से कपड़े, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि इंडियन कपड़े आर द बेस्ट। हाँ, तो ये था आज का एक छोटा सा आइडिया पूरे मंथली कॉस्ट के ऊपर, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके और आप लोग इसके मुताबिक आप लोग प्लान कर सके आपका पूरा मंथली जो बजट है उसको। आप इससे आप आइडिया कर सकते हैं आपको कितना सैलरी है, कितना आपका खर्चा होगा, आप कितना सेविंग्स कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबका मोटो एक ही होता है कि हमें कुछ सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए। और अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो इस हिसाब से आप लोग अपना एक मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोगों का कितना खर्चा हो सकता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।